गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो कि बार बार यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाते हैं और अन्य राज्य स्तरीय एवं केंद्र स्तरीय परीक्षाओं में जैसे कि एलटी और लेक्चरर में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रापाषाणकालीन स्तर पर एस्लियन औजारों के साथ पशुपात चिन्ह एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? तो हमारा इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, अतिरप्पकम, भीमबेटका, हुसंगी, पलेरू। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अतिरप्पकम। तो दोस्तों देखो, जो अतिरप्पकम है इसमें कहाँ क्या मिला है? एस्युलियन औजारों के साथ पशुपात चिन्ह एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है, जो कहाँ है हमारा? ये चेन्नई में है। अतिरप्पकम कहाँ है? चेन्नई में हमारा, चेन्नई में है, जो 60 वर्ष से लेकर 3,85,000 वर्ष लगभग पुराना है। ठीक है। और जो हमारा भीमबेटका कहाँ है? ये हमारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पे पाषाणकालीन आवासीय प्रस्थल मिले हैं और यह शैलचित्र और शैलाश्रय जो हमारे हैं वहाँ यहाँ हमारे भीमबेटका में मिले हैं। और हुसंगी हमारा कहाँ है? कर्नाटक में है। और यहाँ भी अधिकांश जो औजार थे चूना पत्थरों से बनाए जाते थे हुसंगी में। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? किलीगुल, मोहब्बत, कोट दीजी, मेही और मेहरगढ़। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? यह है पाकिस्तान में स्थित है, जो बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। अब देखो, जो हमारा मेहरगढ़ है ये प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ क्या मिलते हैं हमारे? क्या प्राचीन फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया जाता है। जैसे कि वहाँ फसल बोई जाती थी, गेहूँ, जौ तथा रुई उपजाई जाती थी। और ये यहाँ पे एक और मिलता है, नवपाषाणकालीन जो कच्चे घर है उसके भाई अवशेष मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। और हमारा मेहरगढ़ का है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और ये जो हमारा ये मेहरगढ़ है और इस स्थान से जो सिंधु सभ्यता है इसके विकास एवं उत्पत्ति का भी साक्ष्य मिलता है यहाँ से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ अफगानिस्तान में अवस्थित थी? इसमें क्या है हमारा? हरिहर, कुंभा, कुंभरू, वितस्ता। अब देखो हमारा क्या है, हरिहर, कुंभा और कुंभरू, ये हमारे तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो, जो हरिरुद्र है, कुंभा है, कुंभरू है, ये क्या है? हमारी सिंधु नदी जो अफगानिस्तान में अवस्थित है इनकी क्या हो जाती है? सहायक नदियाँ हो जाती है। एक और हमारा एक दूसरा टॉपिक इसमें याद रखना है हमें, हरिरुद्र और कुंभा और कुंभरू, ये क्या है? हमारी वैदिक कालीन नदियाँ हैं। हमारी वैदिक कालीन नदियाँ और भी हैं जो आपको याद होंगी शायद। क्या क्या थी? शत्रुदी, जिसे हम क्या कहते थे? सतलज। क्या था? परुष्णी, यानी कि रावी हो गया। अस्कनी यानी कि चेनाब। वितिस्ता, ये वितिस्ता इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या था? झेलम था। बिपाशा यानी कि ब्यास नदी हो जाती है। तो इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुस्सास्प के नाम से जाना जाता था? ये तो खैर आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि अली गुस्सास्प के नाम से किसको जाना जाता था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद, तुगलक और सिकंदर लोधी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को क्या था? पहले किस नाम से जाना जाता था? अली गुस्सास्प के नाम से जाना जाता था, जो खिलजी वंश का दूसरा शासक था। तो इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? बलबन के लाल महल में इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लाल महल में इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। इसने खलीफा का नायब की उपाधि भी ग्रहण की। खजाइन फतोह किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। उसमें अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग का विजेता जैसी आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। किसमें? खजाइनुल फतोह में, जो अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हमारा टॉपिक दिया गया है, क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पालम बावली अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत है। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश किया गया।
अब देखो, अब इसमें है सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए मतलब क्या था, भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत थे, कह रहा है। अब देखो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमने देखा है सबसे क्या इसमें इसका ऑप्शन हमारा पहले ऑप्शन बता देते हैं हम, फिर बताते हैं इसके बारे में। गयासुद्दीन बलबन हमारा सही हो जाएगा। अब देखो, इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, ठीक हो गया। इसने उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। अब कहता है क्या कि जो पृथ्वी पे है वो राजा ही क्या है, ईश्वर है, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि ईश्वर ही मानेगा अपने आप को। और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है, पहला पैगंबर है, दूसरा क्या है, सुल्तान है। और बलबन के संदर्भ में, जो बलबन के संदर्भ में जो इसके बारे में कहा गया था, कहाँ, दिल्ली स्थित दीर्घ पालमी बावली अभिलेख में क्या में उल्लेख की मिलता है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत है। अब बलबन ने क्या किया था, एक चालीसा दल का गठन किया था, जिसने इल्तुतमिश ने जिसका गठन किया था, इसने बलबन ने क्या किया था, उसका दमन कर दिया था। और ये सिजदा और पाबोस जो ईरानी प्रथा थो उसको दरबार में पुनः लागू किया, सिजदा और पाबोस जो प्रथा थी ईरानी। और उसने क्या किया था, ईरानी त्यौहार जो नौरोज है उसको भी प्रथा का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा जाता है। तो पहला अभिकथन है हमारा, लगभग 1715 में 15 से बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी। और इसका हमारा तर्क है, वे निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को सुपुर्द कर रहे थे जिसका अंग्रेजों के पास विशेषाधिकार था। उपरोक्त दोनों कथनों से संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है ये बताना है हमें। देखो तो हमारा क्या था, अभिकथन क्या है, लगभग 1715 में बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन सेवा के विकल्प अपने माल वाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों का उपयोग को प्राथमिकता दी, बिल्कुल सही है। और क्या है सेकंड, वे निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उसका कारण क्या था, प्राथमिकता दी, क्यों, वे निजी वाहन, क्योंकि वो निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को सुपुर्द कर रहे थे जिसका अंग्रेजों के पास अधिकार था। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ए आर दो सही है और एक ही व्याख्या सही व्याख्या क्या है हमारी, आर है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऐतिहासिक विधि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोतों की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और प्रतिपादन सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यदि प्रतिज्ञप्ति का आधार केवल संयोग है तो तर्क किया जाना चाहिए। अब देखो केवल संयोग है तब तर्क किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बाकी इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट है हमारा इसी का सी, प्रलेख के पंथ विशेष रूप से सरकारी प्रलेख के विकास का अधिकांश श्रेय लियोपोल्ड वॉन रांके को दिया जाता है। प्रलेख का जो पंथ है इसका जो सरकारी प्रलेख के विकास का अधिकांश जो श्रेय है लियोपोल्ड वॉन रांके को दिया जाता है, बिल्कुल सही है हमारा। और क्या है हमारा डी, ओसवाल्ड स्प्रेंगर का इतिहास दर्शन इतिहास को प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक के बीच यूरोपीय अवधिकरण का तीव्र प्रहार से आरंभ होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब एक बार हम आपको क्या करेंगे, एक कोई बोर्ड में अच्छे से इस बारे में समझा देंगे, क्योंकि अब हमारा इतना हो नहीं पाएगा कि आपको हम बिल्कुल इसके बारे में पूरी डिटेल समझाएं और बाकी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को अपनाएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो इसलिए हम उसको एक बार अलग अच्छे से समझा देंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, नीचे देखते हैं, ए सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियां निम्नलिखित में से कौन सी है। हस्त विहसित अब देखो पहले अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं। अमीर खुसरो का कौन सी सदी का था वो, 14वीं सदी का था। अमीर खुसरो कौन सी सदी का, 14वीं सदी का था। और इसका शासनकाल लगभग कब था, लगभग 1262 से लगभग 1324 के, सॉरी एक मिनट क्या हो गया, क्या था इसका, 1262 से लेके इसका शासनकाल 1262 से लेके 1324 के लगभग था इसका शासनकाल।
अब ये क्या था, इसका एक संगीतकार था, शायर और लेखक था। इसका एक नाम था, क्या था, आपको पता होना चाहिए, तूतिए हिंद, यानी कि इसको भारत का तोता भी कहा जाता था। यह एकमात्र ही संत था, यानी कि सूफी कह सकते हैं जैसे हम, जिसने 7 सुल्तानों का काल देखा था। ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने अपना साहित्यिक जो जीवन था, इसका साहित्यिक जीवन जो गाना तबला अबला जो भी इसका था, इसने कब शुरू किया था, वो शाहजादा मुहम्मद के समय शुरू किया था। और इसकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, हस्ते बिहसत, मतला उल अनवर, खजाइन उल फुतह, नुह सिफर, तुगलकनामा, आशिकी, ये सब क्या है इसका, इसकी रचनाएं हैं। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सारे ऑप्शन सही है हमारे, ये हस्ते बिहसत, खजाइन उल फुतह, मतला उल अनवर, नुह सिफर, ये सब क्या है इसके रचनाएं हैं। इसके अलावा आशिकी, तुगलकनामा, ये क्या है, सब इसकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनारसी दास ने 1641 में किस भाषा में एक अति रोचक आत्मकथा अर्ध कथानक लिखी। अब जो ये कवि बनारसी दास है, ये जौनपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये काव्यात्मक आत्मकथा अर्ध कथानक कथानक के लिए जाने जाते थे। इन्होंने जो मूलतः जो भाषा लिखी, वो किस भाषा को चुना, इन्होंने ब्रज भाषा को चुना। ये इसका मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्ता लिखते हैं उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन तथा अन्य देशों के रईसों ने उनके दरबार में दूर रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे। विजयनगर के इस शासन की पहचान कीजिए। अब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, बुक्का प्रथम हो जाएगा। क्या था, बुक्का प्रथम सही हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल में, जो बुक्का प्रथम था, ये क्या था, हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसका शासनकाल 1356 से लगभग 1377 के बीच में था। 1356 से 1377 के मध्य इसका शासनकाल था। और 1374 में इसमें इसने चीन में एक दूतमंडल भेजा। और 1377 में बुक्का ने मदुरै को जीता। और इसने वेदमात, क्या था, वेदमार वेदमार प्रतिष्ठापक की क्या थी, इसने उपाधि ली थी। इसमें हमारी जो कौन उपाधि, एक मिनट, इसने क्या लिया था, हमारा वेदमार प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की थी। और इसके संदर्भ में फरिश्ता लिखता है कि फरिश्ता ने क्या लिखा, उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनके सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन और तथा अन्य देशों के रईसों ने उनके दरबार में दूर रखे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे। यह किसके बारे में है, ये फरिश्ता ने किसके बारे में कहा, ये बुक्का प्रथम के बारे में। बुक्का प्रथम के बारे में हमने आपको बता ही दिया है थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने कराची अधिवेशन 1931 में निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि यानी कि डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौता का विरोध नहीं किया। अब देखो, हमारा जो गांधी इरविन समझौता था, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कांग्रेस का इसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया था, एक अधिवेशन किया था। वो अधिवेशन कब किया था, 29 मार्च 1931 को किया था, एक अधिवेशन किया था, जिसमें कि गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था, जो कहाँ, कराची में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी, वो की थी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। इसमें जो अधिवेशन में थे, वो जमनालाल दास मेहता मौजूद थे। और स्वामी गोविंदानंद भी मौजूद थे। यूसुफ मेहर अली भी मौजूद थे। ये क्या थे, ये इसके क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, इसका समर्थन किया। इन लोगों ने इसका क्या किया, समर्थन। तो क्या हो गया, जमनालाल दास मेहता, स्वामी गोविंदानंद, यूसुफ मेहर अली, तो इन्होंने क्या किया इस चीज़ का, गांधी इरविन समझौते जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसका इसका 1931 में इसका विरोध किया। एकमात्र क्या थे इसमें, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जो इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो गया। इन्होंने इसका समर्थन किया, किसका, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 में मार्च, उसका समर्थन किया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है। इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारा, तो इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। क्या है,
सामाजिक सुधार व बौद्धिक जागरण के लिए उनके प्रयासों का मूलभूत सिद्धांत मानवता थी। सही है, करेक्ट आंसर है। वे प्राचीन शास्त्रों के पुनर्व्याख्या की प्रभावोत्पादकता में विश्वास नहीं करते थे। भाई करते थे, सीधी सी बात है, तो गलत हो जाएगा। उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देशज शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयास किया। सीधी सी बात है, बहुत से लोगों ने किया जो कि देशज भाषा के, पाश्चात्य भाषा के विरोध थे और देशज भाषा के समर्थक थे। अगला इसमें, उन्होंने मानव समानता पर आधारित सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ए और सी डी, यानी कि ये भी सही है हमारा। एक क्या था हमारा, बी गलत था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है। तो क्या है, अब देखो पहला है सूबा को तरफदार। अब देखो सूबा से संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहता है, सिपलासार, तरफदार और सूबेदार। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा गया, परगना, परगना के क्या कहते हैं, सरदार। अब हमें पता है सरदार किससे संबंधित अधिकारी, फौजदार, आमिल, हामिल सब होते हैं, लेकिन इसने क्या कर रखा है, परगना से संबंधित अधिकारी को क्या कर रखा है, सरदार कर रखा है। जो कि क्या होना चाहिए था, सिकदार होना चाहिए, आमिल होना चाहिए, फौजदार होना चाहिए, कानून होना चाहिए, कारकुन होना चाहिए। तो हम उसको क्या कहते हैं, परगना से संबंधित अधिकारी कहते हैं। तो इसके लिए सरदार लिखा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो गया। अब थर्ड है इसका, सरकार का फौजदार, बिल्कुल सही है। जो सरकार से संबंधित है उसको अधिकारी को क्या कहते हैं, हम फौजदार कहते हैं, आमिल कहते हैं, कोतवाल कहते हैं और काजी भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो गया। अब वतन है, वतन का वतनदार कह रखा है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी, जो कि हमारे दो ऑप्शन सही हैं। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हमारा ए और सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अजंता के प्राचीनतम चित्रों का काल द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। अब देखो जो हमारी अजंता है इसका काल क्या है, पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे जो अजंता की चित्र है वो कब है, जो मानवीय इतिहास कला के उत्कृष्ट ज्ञान से जो साक्षात्कार कराती है हमारी अजंता की बौद्ध गुफाएं हैं, यहाँ पे बौद्ध कला से प्रेरित है। ये कब हुई थी, हमारी सातवाहन के समय में ये बनी थी अजंता की गुफाएं। इसका काल प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। और जो क्या है, हमारी भित्ति चित्रकारी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है हमारी अजंता की गुफाएं। और अच्छा दूसरा ऑप्शन है हमारा, काल कर्मानुसार गुहा संख्या 1 और 2 के चित्र सबसे बाद एवं गुप्तोत्तर काल के हैं। ये भी देखो सही है, क्यों, जो 1 और 2 चित्र के परवर्ती काल के अर्थात गुप्तोत्तर काल के मानता है, 1 और 2 क्या है, गुप्तोत्तर काल के हैं। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखो ये तो दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अजंता के प्राचीनतम चित्रों का काल द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है, ये तो सही है। लेकिन जो इसकी अब क्यों माना गया है, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि 1 और 2 क्या है, सबसे बाद के एवं गुप्तोत्तर काल के हैं, ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या क्या है, ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता था, जो हमारे रिपोर्टर होते हैं आज भी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मौर्य प्रशासन में क्या कहते थे, प्रतिवेदक होते थे। इसका काम क्या था, शासक को जो था न्यूज मतलब यानी कि विभिन्न सूचनाएं प्रदान करना था। ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। ये हमारा शासन कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बहलूल लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा शासक था जिसने राजपूत सिद्धांत की विशेषता को समझाया था और अपने जो राजनीति जो उसका विशेषताएं थी, उसने राजनीति और धर्म को क्या किया था, कोई भी प्रभावित नहीं होता। उसने उसकी राजनीति अलग थी और उसको धर्म अलग था। राजनीति और धर्म को उसने कभी एक साथ नहीं किया और वह एक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। और इसी संदर्भ में उसने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था, मैं नहीं जानता कि क्या धर्म सम्मत है और क्या नहीं, मैं वही करता हूँ जो क्या प्रजा के लिए सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, प्रेमचंद्र उन पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। प्रेमचंद्र उन
उन पहले लेखों में से थे जिन्होंने दलितों को ग्राव्यों के एक भाग के रूप में और उनकी विशिष्ट समस्याओं के साथ स्वतंत्र और महत्वपूर्ण चरित्रों के रूप में दर्शाया। सही हो जाएगा हमारा ये। एक मिनट। दूसरा हमारा, पहला हमारा सही है। प्रेमचंद की साहित्यिक कृतियाँ उनके समय के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को प्रतिबिंबित करती है। बिल्कुल सही, गलत है, नहीं करती है। प्रेमचंद्र के उपन्यास पारंपरिक हिंदू धर्म के विचारों के प्रति समर्पण दर्शाते हैं। नहीं दर्शाते हैं, ये भी गलत हो गया। प्रेमचंद्र की अंतिम सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानियों में से एक कफन सर्वप्रथम उर्दू में 1935 में और बाद में हिंदी में 1936 में प्रकाशित हुई थी और इस प्रकार यह उनका समकालीन व्यक्तिगत दर्शाता है। बिल्कुल सही हो गया। हमारे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए और डी क्या हो जाएगा हमारे सही हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कोई अन्य नेता दलित वर्ग को अपने स्वयं के विकास के लिए जागृत और एकजुट करने में सफल नहीं रहा क्योंकि उन्हें उनकी अस्मिता भाव प्रदान किए। सही बात है, कोई अन्य ऐसा था नहीं जो अंबेडकर जी के अलावा ज़्यादा सक्सेस हो पाया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए अभिकथन तो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं तर्क की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण व्यक्तित्व तो एक ऐसी असामाजिक व्यवस्था के मुखर विरोध के प्रति समर्पित था जिसने उन्हें और उनके लोगों के जीवन को सामाजिक बहिष्करण, भौतिक वंचना और सामाजिक आघात और अपमान की ओर धकेला था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही भी है और उसका व्याख्या भी कर रहा है जो पहला है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों को कालानुसार व्यवस्थित करें। देखो, फर्रुखसियत, जहादर शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, अगर हमें इसका सन याद भी नहीं भी है तो हम इसको पहले वैसे भी इसको कालानुसार कर सकते हैं। अब देखो सब उत्तर मुगल काल के हैं। उत्तर मुगल काल में सबसे पहले क्या था, बहादुर शाह एक मिनट, हाँ सॉरी, बहादुर शाह आया था, सॉरी इससे लिखा नहीं जा रहा, बहादुर शाह आया था। उसके बाद जहादर शाह आया था, जहादर शाह आ गया, इसको एक कर लेते हैं। बहादुर शाह के बाद जहादर शाह आया था, जहादर के साथ फर्रुखसियत आया था, इसको 3 कर लेते हैं, इसको नहीं 2 कर लेते हैं। फर्रुखसियत आया था, मोहम्मद शाह आया था, 3 हो गया। मोहम्मद शाह, अहमद शाह आया था, फिर आलमगीर द्वितीय आया था, शाह आलम द्वितीय आया था, अकबर द्वितीय आया था, बहादुर शाह जफर आया था। ये बहादुर शाह जफर आया था, ये क्या हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा BADC, BADC, अरे BADC ए बहादुर शाह प्रथम। यहाँ ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ये, सॉरी वो प्रथम मैंने वो देखा नहीं था, बहादुर शाह जफर था वो। ये बहादुर शाह पहले देखा तो सबसे पहले क्या आया था, बहादुर शाह औरंगजेब के बाद बहादुर शाह ही आया था। तो ये हमारा 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो डी वाला 4 है तो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है, और ये बिल्कुल सही है। क्या है ये हमारा, ये अभिकथन ए है। इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐतिहासिक, इसका तर्क है ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप को पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित आख्यानों की मीमांसा करना सम्मिलित है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, अभिकथन तो हमारा सही है, ठीक है। और जो तर्क है सही है, लेकिन सही होने के साथ साथ जो अभिकथन है इसका क्या कर रहा है, ये व्याख्या कर रहा है। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और क्या कर रहा है, आर की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये जो यहीं पर है टॉपिक है, यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो अभी जब मतलब लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आगे को हम लाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें।